हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे बिटेंसर टाउ के बारे में। मैं हर वीडियो के नीचे देख रहा हूँ 4 से 5 रिक्वेस्ट सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉइन के लिए आ रही है, बिटेंसर टाउ का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। इसके अलावा आकाश नेटवर्क के भी काफी रिक्वेस्ट है, तो अगली वीडियो आकाश नेटवर्क की ही होगी। जितनी जल्दी मैं कोशिश करूंगा उसको बना के लाइव करने की। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस है बिटेंसर टाउ। दो चीजें पहले मेंशन कर रहा हूँ, मुझे पता है प्रोजेक्ट काफी कॉम्प्लेक्स है और लगभग मैंने देखा है कि ऑल ओवर द इंटरनेट आप देखोगे दो गुटों में लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग इस प्रोजेक्ट में बिलीव कर रहे हैं, कुछ लोग इस प्रोजेक्ट में बिलीव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ को लगता है सिर्फ स्पेकुलेटिव है और इतना ज्यादा प्राइस डिजर्व नहीं करता है, और कुछ को लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये बहुत ज्यादा प्राइस डिजर्व करता है। मेरा ओपिनियन क्या होगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, पहले मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यही है कि डिटेल में डिस्कशन करने के लिए मैं इतना डिटेल में जाऊंगा कि वीडियो जेन्युइनली लंबी हो जाएगी। सो कोशिश करना, अगर आप टाइम थोड़ा सा निकाल के अच्छी तरीके से देख लेना, ताकि आपको पूरा कंप्लीट विजन इसका समझ में आ जाए किस डायरेक्शन में जा रहा है। और इससे पहले ऐसे सिमिलर केसेस हुए हैं, तब प्रोजेक्ट्स या फिर मतलब जो भी हमारा डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। बिटेंसर की बात करने से पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट इश्यू पे बात करना चाहूंगा, वो है एक स्कैमर के बारे में। ठीक है, एक पर्सन है जो बार बार नाम चेंज करता रहता है। अभी इसने यूजर नेम रखा @dubai_bnb_official, और ये बंदा मेरे नाम पे कॉन्स्टेंटली स्कैम कर रहा है, यानी कॉन्स्टेंटली लोगों को कांटेक्ट करता है, उनसे पैसे मांगता है, उनको पैसे ठगता है फिर, एंड बहुत ही रूड तरीके से बात करता है। मैंने इसकी चैट भी पढ़ी, जब लोगों ने मुझे इसकी चैट की जो स्क्रीनशॉट है वो भेजे। मैं कभी भी आपको अपनी तरफ से मैसेज नहीं करूंगा। अगर आपको कोई भी पर्सन ऐसे मतलब कांटेक्ट करता है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत आसान है, चैनल से स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे प्रोफाइल का और उसमें टेलीग्राम में लगा लिया, और उसके बाद बोल दिया कि ये ऑफिशियल मतलब टेलीग्राम चैट है और एंड ऑल दैट। एंड कई बार लोग फंस जाते हैं इसके चक्कर में। अगर आपको सामने से कोई भी कांटेक्ट करे और कभी भी पैसे मांगे मेरे नाम पे, तो प्लीज मत देना। और सामने से अगर मतलब कभी भी कोई कांटेक्ट करे, पहले तो मैं करूंगा नहीं, अगर जरूरत भी पड़ेगी इन एक्सट्रीम केस, आस्क फॉर द वीडियो कॉल। ठीक है ना, आप वीडियो कॉल करके देख सकते हो, उसके बाद ही बिलीव करना। अदर देन दैट आप किसी पे भी ऐसे ब्लाइंडली बिलीव मत करना। इस बंदे ने दो लोगों से ऑलरेडी हजारों रुपए ठग लिए। सो मैं चाहता हूं आप लोग इसके चक्कर में ना फंसो। ये बार बार नाम चेंज करता रहता है, नंबर चेंज करता रहता है। आप इसको इवन रिपोर्ट भी कर दो, उसके बाद ही फिर दूसरी प्रोफाइल से आता है। तो ये मतलब वही है, पीछे पड़ गया हाथ धो के। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर रहना। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, बिटेंसर के बारे में। बिटेंसर को मैं आपको समझा था पहले, इसका बेसिक डेटा बता दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे भी काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये थोड़ा सा स्पेकुलेशन यहीं से क्रिएट हो जाता है। पहला है कि अभी $82.25 पर ट्रेड कर रहा है। जो पहला कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसकी मार्केट कैप एंड फुली डायलूटेड मार्केट कैप के बीच में डिफरेंस देख के। काफी ज्यादा सप्लाई अभी सर्कुलेशन में आना बाकी है। ठीक है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है और उसके जरिए ही सर्कुलेशन में आएगी। तो आपको एकदम से घबरा नहीं जाना फुली डायलूटेड मार्केट कैप $1.7 बिलियन की देख के कि ये तो बहुत ज्यादा ही है, इतना ज्यादा डिजर्व नहीं करता, एंड देन दिस कॉइन विल गो फॉर द करेक्शन पाथ। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मतलब करेक्शन नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा करेक्शन नहीं आएगा, बट इसको देख के नहीं घबराना कि इसकी वजह से मतलब बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्केट कैप अभी $339.16 मिलियन की है। अब दूसरा कंफ्यूजन इसके बारे में क्या क्रिएट होता है कि इसकी जो मैक्स सप्लाई दैट इज 21 मिलियन, जो जैसे बिटकॉइन का है वैसा ही है, और सिमिलरली इसकी हाल्विंग भी होती है। अब अगर आप सिर्फ कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको इसके डेटा पे जाओगे, फिर भी आप धोखा खा जाओगे कि यहाँ पे दिखा रहा है बिटगेट पे, MEXC ग्लोबल पे सिर्फ 2 एक्सचेंज पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, ये 4 एक्सचेंज पे अवेलेबल है। एक इसका खुद का भी है बिटेंसर का एक्सचेंज, और दूसरा ये यूनिसेफ पे भी अवेलेबल है। रैप्ट वर्जन जो इसका है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो रैप्ट टाओ करके आपको मिल जाएगा वहां पे। जो लोग यूनिसेफ से भी बाई करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर करना आप इसको सेंट्रल एक्सचेंज से बाई करना, बिकॉज आपके लिए सबसे ज्यादा इजी वही रहेगा। और अगर आपको लार्ज मतलब फ्रैक्शन में अगर इनकेस बाई करने का आप डिसाइड भी करो, तो ये मेक श्योर कर लेना मार्केट प्राइस को कभी मत बाई कर लेना, क्योंकि लिक्विडिटी वाला क्राइसिस है। लिक्विडिटी वहां पे इतनी ज्यादा नहीं है, और ना होने का भी एक वैलिड रीजन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी वजह से भी कुछ स्पेकुलेशन है। तो ये 3 फैक्टर है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको पहले 2-4 मिनट मुझे लगेंगे, पहले थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में ले जाऊंगा, उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को फर्दर इसका जो विजन है वो मैं आपको डिटेल में क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने इंटरनेट के बारे में जो डेवलपमेंट हुआ है वो डिटेल में अगर एनालिसिस उसका कभी किया है, कभी पढ़ा है डिटेल में कैसे इंटरनेट का इजाद हुआ और उसके बाद किस तरीके से डेवलप होकर आज इस लेवल पे है कि हम कितना ज्यादा रिलाई करते हैं इंटरनेट पे, जबकि लोग बहुत सारे लोगों ने इनिशियल इस चीज पे बिलीव नहीं किया था
कि इंटरनेट इतनी बड़ी कोई चीज़ हो सकती है कि हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उस पे हो जाएगी, ठीक है? अगर इंटरनेट ना होता तो हम इस तरीके से कनेक्ट भी ना हो रहे होते। दिस इज़ द टोटली इंटरनेट का ही मतलब एक तरह से यूज़ केस है। और बाकी उसके अलावा आप कहीं भी अपनी लाइफ में देखो, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, हर चीज़ इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। सो आज हमारी नीड बन गया है, ठीक है? सिमिलरली बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ इनिशियली, तो बिटकॉइन भी स्टार्ट हुआ एक रिवॉल्ट की तरह, सेंट्रलाइजेशन जो है उसके अगेंस्ट। बिटकॉइन रिप्रेजेंट करता है डिसेंट्रलाइजेशन। अभी अगर करंट में देखोगे, हाउएवर मैं ये कह सकता हूँ, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज में नहीं कह सकता, बिकॉज आज की डेट में काफी ज्यादा कंसंट्रेशन कुछ एंटिटीज के पास है। माइक्रो स्ट्रेटजी के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में बिटकॉइन है, एंड एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि वर्स्ट टाइम उसने काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया है, उसने काफी ज्यादा अमाउंट में बाई भी किया है और काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट किया है। और एक तरह से ठीक नहीं भी है इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन एक ही एंटिटी के पास होना, ठीक है? सो ओवरऑल वो दूसरा टॉपिक है, उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। बिटकॉइन जिस तरीके से रिप्रेजेंट करता है डिसेंट्रलाइजेशन इन फाइनेंस, हाउएवर उसके विजन में जो प्रॉब्लम्स रही थी, क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई। लिमिटेशंस इन द सेंस उसकी टीपीएस कम है और मतलब ट्रांजेक्शन की फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो कुछ लिमिटेशंस है, एंड उसके अराउंड काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस भी क्रिएट हो गए। अब मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहूंगा इंटरनेट का। मैंने आपको बोला कि किस तरीके से आज मेन स्ट्रीम हो गया है। इंटरनेट जब डेवलप हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसकी भी दो साइड होगी। दो साइड इन द सेंस सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया, उसने भी नहीं सोचा था कि इसकी दो साइड हो सकती हैं। नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी होगा और वायरस भी होगा। इंटरनेट की भी दो साइड्स हैं। इंटरनेट को आप प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हो और डिस्ट्रक्टिव वे में भी यूज कर सकते हो, और दोनों ही तरीके से यूज होता भी है। आज के डेट में आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पे इंटरनेट का यूज डिस्ट्रक्टिव वे में हुआ हो और इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वे में हुआ हो, ठीक है ना? सो दोनों ही चीजें हैं। इसी तरीके से आज के जो एक मतलब ट्रेंड सेटर है और वो जो फील्ड है, दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली ट्रेंड सेटर ही रहा है लास्ट फ्यू मंथ्स में, अगर आप देखोगे। और जो जितना डेवलप हुआ है, मतलब मैं पास्ट कुछ महीने में देख रहा हूँ, आपने खुद भी नोटिस किया होगा, हर बड़ी कंपनी एआई के पीछे पागल है। हर बड़ी कंपनी, अब मैं उदाहरण दे के बता रहा हूँ, एआई में भी स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई के पीछे। इट इज अ टोटली ट्रेंड सेंटर। आप एक कमांड देते हो, यू जस्ट डिस्क्राइब समथिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवरल इटरेशंस करके ऑप्टिमाइज करके और एक आपको आउटकम दे देता है इमेज की फॉर्म में। एक मतलब जनरेटिव एआई वो जनरेट करके दे देता है। ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं अभी तक वर्ल्ड में, आप उन जनरेटिव एआई को कमांड देकर उसको क्रिएट करा सकते हो, ठीक है? हर बड़ी कंपनी पागल है। एडोबी अपना फायरफ्लाई लेके आ रही है जो अभी बीटा वर्जन में जनरेटिव एआई है, ठीक है ना? उसके अलावा कैनवा ने इंटीग्रेट कर दिया जनरेटिव एआई को। आप बड़ी किसी भी कंपनी का नाम लो, जनरेटिव एआई के पीछे पागल है और कहीं ना कहीं उससे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और इवन इतना ही नहीं, चैटबॉट ऑप्टिमाइज हो गए। चैटबॉट कई बार तो आप कस्टमर केयर से बात करोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आप सिर्फ एक रियल ह्यूमन बींग से नहीं, आप एक एआई बोट से बात कर रहे हो, ठीक है? इतना ऑप्टिमाइज, इतना वेल आर्टिकुलेटेड आंसर होते हैं उनके। सो कहने का मतलब है कि लाइफ काफी ज्यादा सॉल्व भी हो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, दैट इज द सेंट्रलाइजेशन ऑफ एआई। सेंट्रलाइज्ड एआई इज फार मोर डेंजरस देन एनीथिंग एल्स। अभी इसके ऊपर भी मैं बहुत डिटेल में जा सकता हूँ। जैसे दो उदाहरण देना चाहूंगा। एआई भी अपने आप में डिस्ट्रक्टिव है, अपने आप में प्रोडक्टिव भी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एआई को कैसे यूज करते हो। लेकिन आज की डेट में भी इंसान डरा, मतलब एक डर रहता है इंसान के अंदर। अब जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। जैसा रूस में एक लैब में 3 रोबोट थे जो मतलब ट्रेन किए जा रहे थे, वॉर रोबोट की तरह उनको क्रिएट किया जा रहा था। उसके बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई और उनको उन्हें बंद करने का डिसाइड करना पड़ा। और एक रोबोट था उनमें से, उसने अपने आप को सैटेलाइट के से कनेक्ट कर लिया था और कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था। एंड उसने कई लोगों को लैब में मार दिया था। वो न्यूज़ दबा दी गई, बट फाइनली जब न्यूज़ बाहर आई तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एकदम रिपल्स ऑफ फियर्स क्रिएट हो गई कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरा आप उदाहरण दे सकते हो। जैसे कई मूवीज में आप देखोगे, आई रोबोट में दिखाया जाता है जैसा, ऐसा रियल लाइफ में हो भी सकता है। आप इसको कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है कि एआई हमसे कहीं ज्यादा मतलब वेल ऑप्टिमाइज्ड और इंटेलिजेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि एआई हमारे ऊपर टेक ओवर भी कर ले, ठीक है? और ये डर बताया भी जाता है, यानी दिखाया भी जाता है कि ऐसा पॉसिबल है। इस डर के पीछे भी एक वजह है, ठीक है? इंसान डरता क्यों है कि मतलब एआई उसके ऊपर टेक ओवर ना कर ले, एलियंस ना आ जाएं, एलियंस उसके ऊपर टेक ओवर ना कर ले, यानी कोई मतलब बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन उसके ऊपर टेक ओवर ना कर ले। क्योंकि इंसान अपनी फितरत के अनुसार ही सोचता है। जैसा वो दूसरे जानवरों को इस प्लानिट पर ट्रीट करता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो वही समझता है जब उससे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई चीज होगी उसको उसी तरीके से ट्रीट करेगी जैसा वो दूसरे जानवरों को ट्रीट करता है।
डिटेल टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको यहीं पे मतलब छोड़ रहा हूँ, लेकिन बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी एक डिस्ट्रक्टिव साइड हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिस्ट्रक्टिव साइड और भी ज्यादा इनहांस लेवल पर हो सकती है इफ इट इज सेंट्रलाइज्ड, और अगर वो गलत हाथों में पड़ गई या फिर गलत पर्सन ने उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अभी जो आप एआई देख रहे हो वो तो एकदम बेबी फेस में है, ठीक है ना, एक जनरेटिव एआई, और ये जो बेसिक आप एआई के जो मॉड्यूल्स देख रहे हो वो सिर्फ ऐसा समझ लो, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी मैन एआई रिवॉल्यूशन होना बाकी है। ठीक है, सो उस केस में सेंट्रलाइज्ड एआई के अगेंस्ट, ये उसके अगेंस्ट जो रिवॉल्ट है वो है बिटेंसर, बिटेंसर टाउ। ठीक है, अब इसके मतलब ठीक है, अब ये क्रिप्टो करेंसी है और किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से इसके यूज केस, इस पे हम डिटेल में डेफिनेटली जाएंगे, एक एक करके समझेंगे। लेकिन पहले हम इसकी थोड़ी सी बेसिक जो नेचर है, व्हाइट पेपर है, उसको पहले देखेंगे, उसके बाद हम फर्दर उन डिटेल्स पे जाएंगे। इसका अगर आप व्हाइट पेपर चेकआउट करके देखोगे तो, सॉरी, व्हाइट पेपर में आपको दिखेगा कि पहले तो जिस तरीके से बिटकॉइन का व्हाइट पेपर है लगभग उसी तर्ज पे इसका व्हाइट पेपर बनाया गया है। जैसे पीयर टू पीयर फाइनेंस मार्केट, मतलब जो फाइनेंस के लिए बिटकॉइन को प्रेजेंट किया गया था, इसमें इंटेलिजेंस मार्केट के लिए प्रेजेंट किया गया। ठीक है, यानी काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यूरल नेटवर्क जो डेमोक्रेटाइज करे, यानी सबके लिए अवेलेबल कराए जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से जुड़ा हुआ डेटा है। ठीक है, जब भी कोई पर्सन उस डेटा को यूज करेगा, इवन अगर आप उसको रजिस्टर कराते हो, उसकी कॉस्ट होती है सर्टेन, रजिस्ट्रेशन की, डी रजिस्ट्रेशन की भी कॉस्ट है, बिकॉज इफ इट इज अ डेमोक्रेटाइज्ड अप्रोच तो उसमें आपके पास चॉइस भी होनी चाहिए अगर आप डेटा हटाना चाहते हो तो। ठीक है, तो वो भी अवेलेबल है। अगर कोई पर्सन उसको यूज करता है तो उसको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। कई बार होता है कि कई रिसर्च होती है कंप्लीट नहीं हो पाती, एक सर्टेन लेवल तक रह जाती है, लेकिन उनको फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता कोई व्यक्ति। अगर वो सबके लिए एसेसिबल हो तो वो रिसर्च कंप्लीट भी हो सकती है। ऐसी रिसर्च जो मतलब जिन अधूरी रही किसी वजह से, कोई दूसरा पर्सन कंप्लीट कर देगा, ऐसा होता है, और पास्ट में ऐसा कई केसेस में हुआ भी है। लेकिन इसकी वजह से कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो रुक भी गए। अब टेस्ला का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें वो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना चाहते, सबके लिए अवेलेबल कराना चाहते थे, और काइंड ऑफ लाइक वायरलेस मोड में। वो प्रोजेक्ट अगर टेस्ला ने कंटिन्यू नहीं किया, उसके बाद किसी ने नहीं किया, और उसके बाद वो काइंड ऑफ लाइक मिस्ट्री बन के रह गया। ठीक है, अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती, कोई ना कोई कंटिन्यू कर लेता और उसको कंप्लीट करता। ठीक है, कहने का मतलब है जितना भी डेवलपमेंट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, अगर वो डेटा सबके लिए ओपनली एसेसिबल है तो कोई भी पर्सन उस डेटा को यूज करके आगे फर्दर एनहांसमेंट कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, जो भी करना चाहे, और इसके बदले जो जिसने भी वो डेटा अवेलेबल कराया उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड मिलेगा बिटेंसर टोकन के फॉर्म में। ठीक है, सॉरी, कॉइन के फॉर्म में। सो दिस इज द मेनली जो इसका फंक्शन यानी विजन डिजाइन किया गया वो इस तरीके से है। अब इसका व्हाइट पेपर इतना कॉम्प्लेक्स है, सेवरल मॉडल्स, उसके बाद आप इंसेंटिव्स के मॉडल, आपको पूरा एकदम मैथ एडवांस मैथमेटिक्स का पूरी याद आ जाएगी अगर आपने इसको एक बार पढ़ के देखा। तो आप डेफिनेटली आपको एक बार याद आएगी, अगर आपने इंजीनियरिंग की हो या मास्टर्स की हो, अगर मतलब इंजीनियरिंग वाले फील्ड में, तो आपने देखा होगा जो एडवांस मैथमेटिक्स है, इट इज क्वाइट कोरिलेटेड विद दैट। सो आपको वही एडवांस अप्रोच से इन्होंने समझाने की कोशिश की। मैं आपको बहुत ईजी भाषा में इसको समझाता हूँ। ठीक है, दिस इज द वेबसाइट ऑफ बिटेंसर टाउ। ठीक है, बिटेंसर टाउ को अभी पहले तो बिटेंसर टाउ को अर्न करने के 3 तरीके हैं। अब इसकी वजह से इसका कंसेंसस भी काफी डिफिकल्ट है। आप इसको कंप्लीटली प्रूफ ऑफ वर्क भी नहीं कह सकते, प्रूफ ऑफ स्टेक भी नहीं कह सकते, प्रूफ ऑफ एनीथिंग नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। आप ऐसे समझ लो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मैकेनिज्म्स। तो इसमें होता क्या है कि आपको अर्न करने के 3 तरीके कौन से, अगर आपको बिटेंसर, पहले तो जैसे बिटकॉइन नए जनरेट होते हैं हर ब्लॉक में, वैसे ही हर 12 सेकंड पे नया बिटेंसर जनरेट होता है। उसको अर्न करने के मतलब 3 तरीके हैं। पहला तरीका है यू कैन बिकम अ माइनर, आप माइनर बन सकते हो और माइनिंग करके भी बिटेंसर अर्न कर सकते हो। दूसरा, बिटेंसर की हम टाउ बोल देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, टाउ अर्न कर सकते हो। एंड सेकंड वन इज बाय स्टेकिंग, आप वैलिडेटर बन सकते हो। वैलिडेटर बनने के बाद भी आप अर्न कर सकते हो। और वैलिडेटर अगर नहीं बनना चाहते तो तीसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा, यू कैन जस्ट बिकम अ डेलीगेटर। वैलिडेटर अगर है तो आपको डेलीगेट, कोई ना कोई डेलीगेट करेगा उनके लिए, तो आप उनके लिए किसी भी वैलिडेटर के लिए डेलीगेटर बन सकते हो और वहां से भी आप अर्न कर सकते हो। हालांकि जो रिवॉर्ड है वो वेरी करेगा। ठीक है, वैलिडेटर और माइनर्स के लिए कुछ कंस्ट्रेंट रखें, कुछ बैरियर्स रखें। दे मस्ट बी अहेड ऑफ द गेम, और उनको काफी ऑप्टिमाइज रहना पड़ेगा इन टर्म ऑफ
नॉलेज एंड जो नेटवर्क रन कर रहे हैं उसके लिए, एंड काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज मतलब कंपटीशन भी है, ऐसा समझ लो, जो काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा वाइडली जो एक्सेप्टेड होंगे उनको ही रिवॉर्ड मिलेगा, सबको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और काइंड ऑफ दिस इज द मैकेनिज्म टू फिल्टर आउट द इनकंसिस्टेंट वन, जो मतलब इनकंसिस्टेंट है उनको फिल्टर आउट करने का भी इनका ये तरीका है। जस्ट लाइट नोट पे मेंशन कर रहा हूँ, वैसे लास्ट में भी मेंशन कर देता चल जाता। इसका डिस्कॉर्ड हैक हो गया था, सो रिसेंटली इसकी वजह से ऐसा नहीं प्रोजेक्ट खराब हो गया, प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, जस्ट थर्ड पार्टी थिंग, ये हैक हो गया था। एंड इसके लिए उन्होंने वार्निंग भी रिसेंटली पुटअप की, ठीक है। गवर्न कैसे होता है, मतलब गवर्निंग का बिल्कुल ऐसा है जैसे डाओ वर्क करता है उसी तरीके से है। सो बेसिकली कोई प्रपोजल सबमिट होगा तो उसको 50% वोट हैं वो ऑब्टेन करने पड़ेंगे, एंड एक अप्रूवल फ्रॉम द सेनेट, अप्रूव मतलब सेनेट की तरफ से अप्रूवल मिलेगा, तभी वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो कुल मिलाकर आप ऐसा समझ लो, दिस इज द अप्रोच जो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, ट्रू डिसेंट्रलाइज अप्रोच टुवर्ड्स द एआई एंड मशीन लर्निंग। अदर देन दैट यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा, लाइक आपको इवन वॉलेट के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर आप मैंने जो बोला कि एक इसका खुद का एक्सचेंज पे अगर वहां से बाई करने का सोचोगे, आई शो यू द इंटरफेस, अगर वहां से बाई करने का सोचोगे तो आपको इसका वॉलेट ही यूज करना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको माइनर बनना है, यू हैव टू रजिस्टर फॉर दैट इनिशियली, उसके बाद ही आप माइनर बन सकते हो, एंड इवन फॉर द वैलिडेटर ऑल्सो। एंड उसके बाद गवर्नेंस, सेनेट, टेस्टनेट, इन सब के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हालांकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। सो अगर आप पढ़ोगे तो वो आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी, इवन सम इंफॉर्मेशन इज इन प्रोग्राम लैंग्वेज। सो माइनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, अगर आपको माइनिंग करनी है इन केस, अगर आपको वैलिडेटर बनना है तो उसके लिए, और उसके लिए आपके पास अपडेटेड हार्डवेयर भी होना चाहिए। तो आपके पास सबसे ईजी अप्रोच इन ऑर्डर टू, अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो वो रहेगी कि आप डेलीगेटर बन जाओ, ठीक है, आप डेलीगेट कर दो रादर देन, क्योंकि वैलिडेटर और माइनर बनोगे तो आपको फिर हार्डवेयर की भी जरूरत होगी, और वो आप इतनी जल्दी अरेंज कर नहीं पाओगे जो इसके लिए ऑप्टिमाइज्ड हो एंड सपोर्टेड हो इसके लिए, ठीक है। एंड इस जैसे जनरली जो बहुत सारे यूज करते हैं, लिनक्स वाले सिस्टम इन्होंने यूज किया हुआ है फॉर दैट अप्रोच, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको लाइट नोट पे दिखा रहा हूँ दैट वैलिडेटिंग, अगर आपको वैलिडेटर बनना है, एज ऑफ नाउ 128 वैलिडेटर हैं, कुछ ड्यूल रोल में भी हैं, यानी वो माइनर भी हैं, वैलिडेटर भी हैं, इस तरीके से दोनों में है, ठीक है ना। एंड उसके बाद फिर आता है सब नेटवर्क्स, इसको भी थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कई सारे लोगों के तो ये समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्होंने डीपली इसको पहले स्टडी किया ही नहीं, ठीक है। काफ़ी लोग जो इसके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, मैं 100% कह सकता हूँ उन्होंने इसको डीपली स्टडी नहीं किया। अगर डीपली स्टडी कर लेंगे तो उनके अप्रोच इसके लिए क्वाइट पॉजिटिव ही रहेगी। सब नेटवर्क्स आर द नेटवर्क्स जो काइंड ऑफ लाइक एक जो ये नेटवर्क है टाओ का, वो रिले नेटवर्क की तरह वर्क करेगा, और इसके काफ़ी ज़्यादा सब नेटवर्क्स भी क्रिएट हो जाएंगे। वो इंडिविजुअली काफ़ी डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक नेटवर्क हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज टेक्स्ट जनरेट कर रहा हो, दूसरा है वो उसको जो टेक्स्ट ऑप्टिमाइज जनरेट हो रहे हैं उसको काइंड ऑफ लाइक एक प्रोडक्टिव वे में पुटअप कर रहा हो, यानी उसको इस तरीके से मतलब यूटिलाइज कर रहा हो जिससे जो बेस्ट नरेटेड या बेस्ट ऑप्टिमाइज टेक्स्ट हैं उनको रिवॉर्ड दिया जा सके। मतलब मैं कहने का मतलब दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली अपोजिट उस पर वर्क कर सकते हैं। एंड सब नेटवर्क कितने भी हो सकते हैं इसके, और उसके अकॉर्डिंग ही काइंड ऑफ इन्होंने नाम उनका दिया है न्यूरॉन्स। जैसे हमारे माइंड में, जैसे अगर आप ब्रेन की फंक्शनलिटी देखोगे, अगर ब्रेन को अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जाओगे, बहुत डीप विद इन तक जाओगे, कैसे वर्क करता है, मतलब पूरे नेटवर्क बनता है ब्रेन में, वो न्यूरल नेटवर्क ही होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, जस्ट टू मेंशन, क्योंकि काफी लोग इसका ये नहीं समझ पाते कि ठीक है इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, इतना अच्छा नेटवर्क है एंड ऑल दैट, तो इसका यूज क्या होगा, क्या यूज करेंगे। तो उसी के एक सब नेट पे, ठीक है ना, ये सब नेटवर्क पे उस पे इम्प्लीमेंटेड है दिस बिट एपीआई, बिट एपीआई चैट। दिस इज द फॉर्क ऑफ ओपन एआई के जो चैट जीपीटी उसका, एंड दे आर क्लेमिंग कि ये काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। इसकी एपीआई की कंप्लीटली फ्री है, जबकि आप चैट जीपीटी का देखोगे जो प्रीमियम वर्जन भी आ गया, यानी यू हैव टू पे लाइक $20 अ मंथ अगर आपको उसका एक्सटेंसिव यूज करना है। फ्री वाले में तो कुछ क्वेरीज के बाद वो लिमिटेशन देने लगता है कि आपने एक घंटे में काफी ज्यादा क्वेरीज कर ली है तो वो नहीं अवेलेबल कराएगा, ठीक है। सो इट इज द काइंड ऑफ लाइक अल्टरनेटिव वे ऑफ यूजिंग एआई, जो चैट जीपीटी से आप काम करते हो वो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली एक और अनदर सबनेट पे ये डिप्लॉयड है जिसका नाम है न्यूरल इंटरनेट डॉट ए आई, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके से है, और आप इसका भी यूज कर सकते हो, आप फ्री में एपीआई क्रिएट कर सकते हो एंड कंप्लीटली फ्री में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो वेयर एवर यू वांट टू इंटीग्रेट ओवर देयर, ओके।
नेक्स्ट थिंग, सिर्फ इतना नहीं, ये दो उदाहरण दे रहा हूं मैं, बहुत वास्ट है इसके यूज केस, और इवन कोई भी इंफॉर्मेशन इसके मार्केट प्लेस पे अवेलेबल होती है ओपन सोर्स तरीके से, ठीक है, ओपन सोर्स तरीके से मतलब कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है, बट उनको जितना वो ज्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन उनकी यूटिलाइज होगी, एक्सेस होगी, उतना उनको रिवॉर्ड मिलेगा, दिल गेट रिवॉर्डेड फॉर दैट। एंड इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन कराने का एंड डी रजिस्ट्रेशन कराने का दोनों के चार्जेस रहते हैं, ठीक है। दिस इज द इंटरफेस जिसपे आप इसके खुद के एक्सचेंज से इसको बाई कर सकते हो। यहाँ पे जो आप स्पीड काफी ज्यादा है, जैसे बायर ऑर्डर अवेलेबल है 78.5 पे एंड सेलर है 81.99 पे, तो स्पीड काफी ज्यादा है क्योंकि लिक्विडिटी कम है, दैट आई कैन से। वो लिक्विडिटी कम होने का मैंने बोला था आपको कि एक वैलिड रीजन है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सो यहाँ से भी आप चाहो तो बाई बाई कर सकते हो, और इसके अलावा आप, मैंने आपको बता दिया, यूनिसेफ से बाई कर सकते हो, बिटकट पे अवेलेबल है, एमईएक्सी पे भी अवेलेबल है, ठीक है। एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको भविष्य में जाके टॉप एक्सचेंज की लिस्टिंग ना मिले, बिकॉज ये प्रोजेक्ट डिजर्व करता है टॉप एक्सचेंज, जितनी भी मतलब टॉप एक्सचेंज उस पर लिस्ट होना। एज ऑफ नाउ जो रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट चली है वो है 5.11 टाउ। ये वेरी भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी, ज्यादा इन्फो आएगी तो फिर हो सकता है कि प्राइस कम हो जाए, बढ़ भी जाए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वेरिएशन भी डे वाइज दे दिया है कि इस हिसाब से वेरी कर रहा है, ठीक है। एज ऑफ नाउ टोटल इश्यूएंस कितना है सप्लाई का, 4.9 मिलियन, एंड उसकी टोटल सप्लाई है यानी जितनी मैक्सिमम हो सकती है 21 मिलियन ही होगी, और वो भी बहुत लंबे टाइम में सर्कुलेशन में आएगी, बिकॉज जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग होती है हर 4 साल पे, उस तरीके से इसकी भी हाल्विंग होगी, ठीक है। अगर आप वैलिडेटर बनना चाहते हो 31.2% एपीआर चल रहा है अभी एज ऑफ नाउ। स्टेकिंग का एपीआर चल रहा है 25.62%। मैंने आपको पहले ही बोला था वेरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट मोड में। एज ऑफ नाउ 1024 आर द एक्टिव कीज। एक्टिव वैलिडेटर कितने हैं, 128 हैं, उसमें से वन आउट ऑफ 128 65 हैं। अब इसमें दो मतलब 10 तो ड्यूल रोल में है, यानी वो माइनर भी हैं वो वैलिडेटर भी है। एक्टिव माइनर कितने हैं, आउट ऑफ 1024 969, एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट चलिए 5.11 टाउ। इसमें यहाँ पे आप देखोगे ये जो कर्व दिखा रहा है आपको, ये कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन की, जो टाइमली वेरी करती रही। किसी किसी दिन ये 8 टाउ पे भी पहुंच गई है, 8.29 आप देख सकते हो 18 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद घटी बढ़ी भी है, तो काइंड ऑफ लाइक वेरी कर रही है, और इट्स टोटली डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, और उसकी जितना ज्यादा मतलब डेटा रजिस्टर होगा और उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लास्ट डी रजिस्ट्रेशन इमिशन वॉज 0.043916, एंड ये जो आपको चार्ट दिख रहा है वो डी रजिस्ट्रेशन का है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन का डाटा दिया है उन्होंने, तो डी रजिस्ट्रेशन का भी दिया है, ठीक है। इसके अलावा माइनर कोल्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इन्होंने चार्ट में शो कर दिया है, एंड माइनर की एपीआई आईपी डिस्ट्रीब्यूशन को भी यहाँ पे शो किया है। एज ऑफ नाउ यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने को मिलेगी, जैसे टोटल इश्यूएंस है 4.9 मिलियन, 4.919 मिलियन, ठीक है। इसमें से 4.29 मिलियन तो स्टेक्ड है ऑलरेडी इसमें, और दैट इज द सम के 87.23% सप्लाई स्टेक्ड है। अब इतनी स्टेक्ड है, उसके बाद फिर 4 मार्केट प्लेस पे, आप खुद ही सोचो कितनी सप्लाई अवेलेबल होगी, ठीक है। सो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होना क्वाइट ऑब्वियस है अगर इतनी ज्यादा सप्लाई इसकी स्टेक्ड है तो। और ये स्टेकिंग रेशियो भी अपने आप में काफी ऑप्टिमिस्टिक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो सप्लाई है सर्कुलेशन से बाहर, स्टेक सप्लाई को हम कभी भी सर्कुलेशन से बाहर नहीं कंसीडर करते, सर्कुलेशन में ही होती है, बट टेम्पररी सॉल्यूशन की तरह आप टेम्पररी इसको सर्कुलेशन से बाहर कंसीडर कर सकते हो। बट कोई पर्सन अनस्टेक करना चाहे वो कर सकता है, एंड दैट सप्लाई विल अल्टीमेटली कम टू द सर्कुलेशन, ठीक है। बट स्टिल ये रेशियो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है कि 87.23% सप्लाई अभी इसकी स्टेक्ड है, एंड दिस रेशियो अगर ये 80% से अबव रहता है, तो आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर हम जो मैं इमेजिन आपको बता दूंगा, इमेजिन भी करें कि इतने मार्केट कैप अचीव कर लेता है, तो इवन उससे ज्यादा भी जाने के चांसेस इसीलिए रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस रेशियो। अब सप्लाई उस टाइम पे जितनी अवेलेबल होगी, जरूरी नहीं सारी सारी मार्केट में, अगर इसको थोड़ा अडॉप्शन मिल जाए, सारे टॉप एक्सचेंजेस पे आ जाए ना, ये प्रोजेक्ट एकदम से बिलियन डॉलर की प्लस की, मतलब मैं बता रहा हूँ कपल ऑफ बिलियन डॉलर की मार्केट कैप में पहुंच जाए, तो आपको कोई भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे उन्होंने डिटेल में मेंशन किया इसके बारे में। अगर आप स्टेक करना चाहते हो, एक माइनर सी प्रॉब्लम मुझे दिखी है क्योंकि डेमोक्रेटाइज अप्रोच लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट लाइन आप देखोगे, कई बार आप रिसर्च भी करते हो, कंप्लीटली नहीं करते, कुछ पोर्शन छूट जाता है। यहाँ पे बोले अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो वर्क कर रहा है इस पे, तो आप इन्हीं के उस पे स्टिक करो, जो टाओ स्टेट्स डॉट आईओ वैलिडेटर है उसी पे स्टिक, उस पे डेलीगेट करो, उसको ही ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिले, ताकि ताकि आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर पाओ इसको। एक तरह से पॉजिटिव भी है, एक तरह से थोड़ा सा नेगेटिव भी है, क्योंकि अगर डेमोक्रेटाइज्ड अप्रोच है तो सबको फेयर चांस मिलना चाहिए, ठीक है।
एज ऑफ नाउ वेरीफाइड वैलिडेटर्स कितने हैं और कैसे बनना है वैलिडेटर, उसकी इन्फो वैसे पीछे भी अवेलेबल है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे भी इन्फो अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखोगे जैसे ओपन टेंसर फाउंडेशन, फाउंडेशन का ही एक आप देख सकते हो जो टॉप वैलिडेटर है वो है, ठीक है। दिस इज द ओपन टेंसर फाउंडेशन एंड इट इज द गवर्निंग एंटिटी फॉर द बिटेंसर प्रोजेक्ट। दूसरा टाउस चेक, जिसके लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो इसमें स्टेक कर दो, इसमें डेलीगेट कर दो, ठीक है। सो इसमें नॉमिनेटर्स हैं 441, सबसे ज़्यादा नॉमिनेटर्स है 2264 फाउंडेशन के लिए, ठीक है। नॉमिनेटर्स आर द वन जिनको मैं डेलीगेटर्स बोल रहा हूँ, ठीक है। एक ही अप्रोच होती है, आप उनको वर्ड को ही अलग अलग दे सकते हो। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टोकोनॉमिक्स, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इसकी जो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा बन रही है और अब मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एक्चुअली नहीं होगी। पहले तो हम समझते हैं बेसिक फंक्शनैलिटी कि पहले तो इसकी हाल्विंग होती है हर 4 साल में, तो पहली हाल्विंग होगी 2025 में, उसकी डेट भी दे दी कब होगी, लगभग एक्सपेक्टेड सप्लाई उस टाइम पे कितनी होगी वो भी बता दिया इन्होंने, ठीक है। एज ऑफ नाउ काफ़ी सप्लाई सर्कुलेशन में आ रही है एंड स्टिल उसके बाद भी अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टेक्ड भी है, ठीक है। तो पूरी सप्लाई सर्कुलेशन में आते आते इसको 2046 तक ये आ पाएगा, उसके बाद इसकी लगभग 6th हाल्विंग होगी और उसके बाद भी मतलब सप्लाई आएगी सर्कुलेशन में, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो जाएगी, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द चार्ट उन्होंने वहां तक दिए है, ठीक है। हम कंसिडर करके चलेंगे पहले फर्स्ट हाल्विंग को इम्पोर्टेंटली, क्योंकि ये बहुत मतलब सबसे नज़दीक जो रहेगी कंपेयर टू, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के प्लान करें तब भी हमारे सबसे नज़दीक इवेंट ये वाला रहेगा, फर्स्ट हाल्विंग वाला। दूसरा फिनले नेटवर्क के बाद ही मतलब इसमें कई नेटवर्क आप देखोगे जैसे नाकामोटो नेटवर्क, फिनले नेटवर्क, इसके बाद ही अलग अलग लाइक वैलिडेटर स्टार्ट हुए फिनले नेटवर्क के बाद, उसके बाद नाकामोटो नेटवर्क से स्टार्ट हुआ दैट माइनिंग थिंग एंड एवरीथिंग। उन्होंने अलग अलग फेसेस में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पे लॉन्च हुआ था, 2021 मतलब 21 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव ऑल्सो, जो नंबर उन्होंने चूज किया था वो भी काफी अच्छा मतलब इन्होंने रखा है, ठीक है। नाउ इसके बाद आते हैं इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई के, जो अभी करंट सप्लाई है 4.919 मिलियन, ठीक है। तो करंट सप्लाई यहाँ पे दिखा रहा है, पहली हाल्विंग होगी तब तक जो सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी दैट विल बी 10.5 मिलियन। 10.5 मिलियन को भी कंसीडर करके अगर आप प्राइस प्रोडक्शन और उसका देखोगे तो कर सकते हो, लेकिन वो स्पेकुलेटिव ही रहेगा। बिकॉज अगर पहले तो अभी स्टेकिंग रेशियो 87.23% का, अगर उतना ही स्टेकिंग रेशियो रहता है तो ये बहुत ज्यादा लेवल पे प्राइस इसका पहुंचने के चांसेस रहेंगे, लेकिन अगर उसमें इवन वेरिएशन भी आता है तो फिर भी हम एक मिनिमम सिनेरियो कंसिडर कर लेंगे एंड कह सकते हैं कि उससे ऊपर ही रहेगा, ऐसा कंसिडर करके चल सकते हैं इसमें, ठीक है। आपको पहला डेटा ध्यान रखना है, 10.5 मिलियन सप्लाई होगी, ये रहेगा, आप ऐसा समझ रहे हो, डेट दे दिए 4 सितंबर, सॉरी वो दिसंबर में नहीं सितंबर में लॉन्च हुआ था, 4 सितंबर 2025 को, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, ठीक है, ये डेटा दे दिया इन्होंने कि यहाँ पे 10.5 मिलियन सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। अभी जो करंट में है, आप एक काम करो इससे डिवाइड कर देना इस सप्लाई को, यानी अगली हाल्विंग तक जितनी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी आप उसको कंसिडर करके चल सकते हो, ठीक है। उसमें भी अभी से अगर देखोगे 4 सितंबर 2025 के लिए लगभग 26 महीने बनेंगे, आप इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आपको सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी डिफरेंस आए उसको डिवाइड कर लेना 26 से, रफली फिगर आएगा 2.14964 एवरी मंथ, यानी 2,14,964 जो कॉइन्स हैं वो हर महीने सर्कुलेशन में आएंगे। अगर इसको एक एवरेज, क्योंकि अब देखो ये थोड़ा कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एवरेज अगर लेके चलें तो 2.58 मिलियन अभी कॉइन आ जाएंगे अगले साल जुलाई तक, जब बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है, जहां पे हम मार्केट में सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन से पहले एक प्री रैली विटनेस करेंगे एंड पोस्ट हाल्विंग वी विल सी द बुल रन व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग एज ऑफ नाउ। तब तक आप ऐसा मान के चल सकते हो 2.58 मिलियन सप्लाई और सर्कुलेशन में आएगी, यानी रफली जो आपकी अभी सप्लाई है 4.9 मिलियन, और वो तब तक हो जाएगी नियर बाय, आप ऐसा समझ सकते हो, आप इसको 5 भी राउंड ऑफ में ले लो तब भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो 7.4 मिलियन के आसपास उस टाइम पे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी। लेकिन एक ह्यूज चंक उसमें से स्टेक्ड भी होगा, सारी सर्कुलेशन में नहीं होगी, ठीक है। और इसकी वजह से आर्टिफिशियल जो स्कार्सिटी है प्राइस में वो क्रिएट होती है, जिसको हम विटनेस भी कर रहे हैं, ठीक है। अब कितना जा सकता है, देखो अभी अवेलेबल है 4 एक्सचेंज पे, अगेन
मैंने आपको बता दिया है कौन से 2 और एक्सचेंज है। यहाँ पे डेटा नहीं दिखा रहा है, ना ही कॉइन के पे दिखाएगा। आप सिर्फ इस डेटा के बेसिस पे जज करोगे, आप आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही जज कर रहे हो। सो अगर सब कुछ सही रहा, इसको डेफिनेटली टॉप एक्सचेंज की लिस्टिंग मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर सब कुछ सही रहा तो ये $10 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करना इसके लिए फिजिबल है अगले बुल रन तक, यानी 1 साल के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको इवन आप जैसे पोस्ट बुल रन बहुत लंबे टाइम के लिए आप 10 साल के 20 साल के डाल के छोड़ना चाहो, आप इसमें डाल के छोड़ सकते हो। ये टोटली उस टाइप का प्रोजेक्ट है। अब आप सोचोगे कि जैसे बिटकॉइन की जैसी इसकी टोकोनॉमिक्स है, इसकी सप्लाई काफी कम है, अभी 4.919 मिलियन है, एंड मान लो 7.4 मिलियन भी होगी अगले बुल रन तक। तो उसमें अगर बिटकॉइन अचीव कर सकता है ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप, तो वो उसने एक ही मतलब बुल रन में नहीं अचीव की, ठीक है ना। बिटकॉइन का जो ग्रोथ का चार्ट रहा है वो ऐसा नहीं कि एक ही बुल रन में उसने इतनी ज्यादा ग्रोथ अचीव कर ली, क्योंकि कई बुल रन लगे उसके बाद इतनी ज्यादा ग्रोथ अचीव कर पाई है, ठीक है। तो आप एक ही बुल रन में बिटकॉइन के लेवल तक का अडॉप्शन इसमें कंसीडर करके नहीं चलना, नहीं तो आप थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर स्पेकुलेट कर लोगे इसको। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल है, ठीक है। अगर ये $10 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर लेता है तो रफली आप ऐसा समझ सकते हो $1300 के आसपास जाके ट्रेड करेगा, मिनिमम 18x से लेके, ऑन एन एवरेज अगर बोलो तो मिनिमम 20x से लेके और कहीं ज्यादा 25x 30x तक कर देगा। और वो जो वेरिएशन मैं आपको जो टॉलरेंस दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ द स्टेकिंग रेशियो, ऐसा भी हो सकता है कि 80% स्टेक रहे तो सप्लाई काफी कम सर्कुलेशन में होगी, तो इवन उससे भी ज्यादा जा सकता है। एंड उसी तरीके से इसका प्राइस ही वेरी करेगा। अब ये कम सप्लाई होने की वजह से जितना ज्यादा ऊपर भी जा सकता है, उतना ज्यादा कभी इस करेक्शन भी आया, मार्केट डाउन भी जाएगी तो उतना ज्यादा इसमें एकदम से डंप भी देखने को मिला। ये फैक्टर भी आप डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द इलिक्विडिटी प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बोलूं तो मैं इसको डेफिनेटली ऐसा प्रोजेक्ट बोल सकता हूं जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टाइम से मेरा मतलब है इवन पोस्ट बुल रन अगर आप होल्ड करना चाहो, इस प्रोजेक्ट में डाल के भूलने वाला केस है, ठीक है। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी डाल के भूलना चाहो तो इस प्रोजेक्ट में डाल के भूल सकते हो। लेकिन इट इज नॉट द फाइनेंशियल एडवाइस। जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसके बारे में उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली मैंने नोटिस किया प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म करता है, हार्डली एवरीवन अप्रिशिएट एनीवन अप्रिशिएट, सॉरी रॉन्ग वर्ड चूज कर लिया मैंने, हार्डली कोई अप्रिशिएट करता है। एंड अगर माइनर सी प्रॉब्लम हो जाती है, इमीडिएटली आप लोग ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर देते, लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड लेके, कि जैसे कि मैंने जिम्मेदारी एक गारंटी पत्र आपको लिख के दे दिया हो कि मेरे मेरे कहने मात्र से प्रोजेक्ट चल जाएगा। क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी ऐसी अप्रोच है, ऐसा आप सोचते भी हो, देन आप डिल्यूजनल हो, ठीक है। मैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कहना चाहूंगा, ठीक है। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट अच्छा है, मिनिमम 20x से आप अब अभी इसका पोटेंशियल कंसीडर करके चलोगे। $10 बिलियन की मार्केट कैप इसके लिए, जिस तरह से बिटकॉइन ने ट्रेजेक्टरी दिखाई अपनी ग्रोथ की, उस रेशियो में अगर देखा जाए तो इतना फिजिबल दिख रहा है। और जिस तरह की हाइप एआई और उस फील्ड के अराउंड बनेगी, हालांकि दिस इज जस्ट अ स्पेकुलेटिव फिगर, इट कैन गो इवन बियॉन्ड दैट एंड कुड बी लेस देन दैट ऑल्सो। ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इतना इसको अचीव करना बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है। जिसको लगता है कि अभी काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, बहुत ज्यादा ऊपर भाग चुका है, वो पर्सन इसको दोबारा से रिसर्च करे। एक्चुअली अभी भी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, इसके लिए काफी ज्यादा पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट में, जो आगे चल के काफी अच्छा परफॉर्म भी करेगा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। सॉरी वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन मैं होप मैं ये लेके चल सकता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।